नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रविंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बहुत लीक से हटकर एक हिंदी का विषय पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस विषय के संबंध में मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के अक्सर फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो पुस्तक में हमें पढ़ाया नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की अशुद्धि के शब्द दे दिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप बच्चे वहाँ फंसकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने पंचम वर्ण के नियम की। पंचम वर्ण का नियम क्या होता है? पांचवें वर्ण का नियम। जो पांचवा वर्ण है हमारा वर्ग युक्त व्यंजन में, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपके सामने समय का बचाव करते हुए व्यंजन और स्वर दोनों लिख दिए हैं। ऊपर लिखा हमने पंचम वर्ण का नियम, और प्रारंभ में हमने क्या दिए हैं? स्वर दिए हैं, ऐसे लेकर औ तक, और उसके पश्चात दो अयोगवाह दिए हैं, अंग, अह। और फिर हमारे पास देखिए ये वर्ग वाले व्यंजन हैं, ये क्या कहलाएंगे? स्वर प्रारंभ में जो हैं, और ये कहलाएंगे अयोगवाह, और ये कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। उसके पश्चात चार हैं हमारे, वे कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और फिर चार हैं, ये कहलाएंगे ऊष्म व्यंजन। और अंतिम चार हैं, ये कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। आज हमें एक चीज़ का जो भ्रम है वो निकालना है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, कभी तो हम ऐसे लिख देते हैं संबंध, कभी लिख देते हैं संबंध, कभी लिख देते हैं संबंध, और कभी लिख देते हैं संबंध। अरे क्या मजाक बना रखा है हमने, है कि हिंदी की रेलगाड़ी बना रखी है और पटरियां निकाल रखी हैं। दौड़ेगी कैसे? दौड़ने के लिए हमें पटरियां लगानी है। ये जो हम लिख रहे हैं, कई बार इसी विषय के बारे में पूछा जाता है, सर इनमें वास्तव में ठीक कौन सा है? इसको समझने का एक ही तरीका है। हालांकि आप हर जगह उसका इस्तेमाल करोगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि आम आदमी उसका प्रयोग ऐसा नहीं करता है। लेकिन आप जिस प्रकार हिंदी के विद्वान बनना चाहते हैं और हिंदी की शानदार सटीक और शुद्ध जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको पंचम वर्ण का नियम जरूर आना चाहिए। पंचम वर्ण के नियम की छोटी सी और महत्वपूर्ण बात एक ही है आपको ध्यान करने वाली। ये जो अपने पांच वर्ग हैं, जिनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहा जाता है, एक में 5 व्यंजन हैं। 5-5 पकड़ के ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें अंतिम जो व्यंजन है हमें उसका ध्यान करना है। ये हमारा पंचम वर्ण का नियम है। कैसे ध्यान करना है? जो हम आधा वर्ण लिखते हैं, जिसको आप लोग बिंदु लगाकर लिख लेते हैं, हर जगह बिंदु का भी प्रयोग नहीं हो सकता, अनुस्वार का प्रयोग भी नहीं हो सकता। ये भी आज मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। अब ये आएगा, क्या आएगा, उसको समझने के लिए एक सीधा सा तरीका है। हम जो वाक्य शब्द लिख रहे हैं, उस शब्द के में किस वर्ण के पश्चात आधा वर्ण आ रहा है, हमें ये देखना है। और उस वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, ये देखना है। और उसका 5वां वर्ण आधा लिखना है, अनुस्वार हर जगह नहीं लिखना है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, प्रारंभ करते हैं हम बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने। जैसे मान लो हमने लिखा पंप, हम लिखना चाहते हैं हमें एक पंप सेट चाहिए। अब देखिए पै के बाद आधा आ रहा है, पै के बाद आधा आ रहा है, और उसके बाद क्या है? पै। इस पै से पहले आधा है। अब पै को देखिए आप किस वर्ग में है। ये पै को हमने देखा, पै हमारा पवर्ग में है। इसका 5वां वर्ण देखिए क्या है? 5वां वर्ण प, फ, ब, भ, मैं है। तो आप यहाँ बिंदु नहीं लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। इसका सीधा सा एक तरीका है, आप यहाँ पर उसका 5वां वर्ण आधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पंप लिखेंगे।
ये व्याकरण कहती है पंचम वर्ण का नियम इस पर लागू कीजिए। हम एक एक वर्ग के अनुसार इसको लागू करने का प्रयास करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखना चाहिए। जैसे हमने लिखना है गंगा, हमें लिखना है शंख। अब हम कैसे लिखते हैं, ये गंगा लिख दिया, ये हमने शंख लिख दिया, ये हमने शंख लिखा। अब गंगा में देखिए आधा इसके ऊपर है, इसके बाद कौन सा है, गा। गा का मतलब गै। गै किस वर्ग में है, हम यहां देखने का प्रयास करेंगे। गै हमारा कवर्ग में है। कवर्ग का अंतिम क्या है, रे। तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, गै फिर आधा अड़े और फिर क्या आएगा, गा। ये बन गया हमारा गंगा। और आम आदमी क्या बोलेगा, गड़गा। मैंने आपको पहले बताया इसका प्रयोग आम आदमी के सामने नहीं करना, अपने को भाषा की दृष्टि से इसका प्रयोग करना है। इसी प्रकार शंख देखिए, शंख में भी क्या है, पहले आधे के बाद ख है, आधे के बाद क्या है, ख। ख किस वर्ग में है, कवर्ग में है। कवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अड़े। तो हमें इस प्रकार नहीं लिखना, इसको कैसे लिखना है, इसको हम लिखेंगे यहां बिंदु न लगाकर और शंख, ये हमारा शुद्ध बनेगा। दूसरे वर्ग में देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा पंचम, ये लिखा पंचम, क्या ये हमारा पंचम ठीक है? अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, पंचम पै के ऊपर आधा है, ऊपर बिंदु, उसके बाद क्या आया है, चै। चै ये रहा हमारा, चै किस वर्ग में आया, चै को हम देखेंगे चवर्ग में आया है। चवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ये। तो कैसे लिखा जाना चाहिए इसको, आधे ये, आधे ये के साथ लिखा जाना चाहिए। पंचम, चंचल लिखते हैं हम, जैसे चंचल नेत्र वाले। अब चै पे बिंदु है तो उसके बाद वर्ण कौन सा आएगा, आधे के बाद चै। और चै किस में है, चवर्ग में। अंतिम वर्ण क्या है इसका, चवर्ग का, ये। तो यहां कैसे लिखा जाएगा, चै और आधा ये। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलंत करेंगे तो भी आधा हो गया, चंचल। ये ध्यान करने वाली चीज थी। ये हमारे दूसरे वर्ग का है जिसको हम चवर्ग कहते हैं। अगला हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं पांडव, पांडव लिखते हैं। अब यहां हम देखेंगे पा के ऊपर बिंदु है, उसके बाद वर्ण कौन सा है हमारा, डे। डे को देखिए आप किस वर्ग में है, डे हमारा है टे ठे डे, डे टवर्ग में है। और टवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, टवर्ग का अंतिम वर्ण अणे है। तो क्या आएगा, पहले पा फिर आधा अणे और फिर डे फिर वै, पांडव। बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधे अणे का प्रयोग यहां होना चाहिए। अगला हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगले उदाहरण के लिए, जैसे बंद, रविवार को बाजार बंद होता है। बंद, बै, बै के ऊपर बिंदु है, उसके पश्चात अगला वर्ण क्या है, दै। दै किस वर्ग में आएगा, तै थे दै, तवर्ग में आएगा। त्वर्ग में आने का मतलब है पहले बै फिर त्वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, नै। तो आधा क्या आएगा, नै और फिर द। ये बंद का प्रयोग इस प्रकार हमें करना चाहिए। इस वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी, अब आधे नै को अक्सर हम क्या करते हैं, ऊपर बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा यहाँ आधे नै का प्रयोग केवल किस में करना है, यहाँ हमें त्वर्ग में करना है। अगला देखिए, अगले में जैसे हमने शुरू में लिखा था, हमें लिखना है पंप, भूकंप। अब ये भूकंप में देखिए कै के ऊपर बिंदु है और उसके पश्चात क्या आया है, पै। पै किस में आएगा, पै फै पवर्ग में आएगा। और इसका अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है मैं। तो कैसे लिखा जाना चाहिए, भूकंप, इस प्रकार लिखा जाना चाहिए।
पंप में भी बीच में आधा मैं आएगा इसी हिसाब से। तो ये हो गया हमारा वर्ग वाले व्यंजन के साथ, स्पर्श व्यंजन जिसको हम कहते हैं। 25 वर्ण हैं हमारे ये, इनके साथ हम किस वर्ण का आधे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आ गई जी, हमारे में से कोई इनका वर्ग का नहीं हो तो क्या करें। जब वर्ग का कोई नहीं हो तो उसके लिए हमारे पास ये अनुस्वार है। इस बेचारे का प्रयोग और कब किया जाएगा, इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जैसे आप इसमें से कोई भी इनका ले सकते हैं, इनका ले सकते हैं और इनका ले सकते हैं। इनके लिए आपको किसी का भी प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे, आधे न के स्थान पर नक्षत्र अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे मंत्र, अब हम क्या करते हैं, वहाँ हम मंत्र ऐसे लिख देते हैं। अरे मेरे समझदार मित्र, यहाँ त्रय है, त्रय किस में है, अक्षय त्रय इसमें है संयुक्त व्यंजन में। और हमारा नियम क्या कहता है, यहाँ हम अनुस्वार का सुविधाजनक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं नीचे की, हम इनमें से किसी के साथ भी इस बिंदु का अनुस्वार का सहज, स्वाभाविक और शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और साथ में स्पष्ट कर दूं अंतिम पंक्ति में, ऐसा लिखना गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, मगर शुद्धता की श्रेणी से थोड़ा सा पीछे है। तो इस बात का आपको ध्यान करना है। मैंने आपको स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के साथ इनके प्रयोग की बात बताई। इनके साथ भी आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ अनुस्वार इसमें सुविधाजनक तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन कई बार लग जाता है। औंखली बिंदु हम इसमें लगा लेते हैं, ठीक है, एंकर लिखेंगे, इसके ऊपर बिंदु हम लगा लेते हैं। तो इस प्रकार ये पंचम वर्ण का नियम था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे, पसंद आए और हिंदी भाषा को शुद्ध करने में थोड़ा बहुत भी अपना योगदान दे तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही हमारा हौसला भी बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।